दोस्तों जय हिंद। पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अर्धसैनिक बलों के एनुअल ट्रांसफर का समय धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है और इस ट्रांसफर के साथ अर्धसैनिक बल के जवान कुछ बेनिफिट्स के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। उसी में से एक बेनिफिट्स है ज्वाइनिंग टाइम का, यानी कि पुराने हेडक्वार्टर से नए हेडक्वार्टर में जाने के लिए इन जवानों को कुछ समय दिया जाता है। वो समय सामान्य की स्थिति में जो तय की गई है उसके अलावे आप विशेष परिस्थिति में अधिक ज्वाइनिंग टाइम का भी उपभोग कर सकते हैं। लेकिन वो परिस्थिति क्या है, शर्तें क्या हैं, सब समझेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस सारे मैटर को समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक ब्राउजर खोल लेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे CAPFJT। यहाँ खुल गया, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर एक फर्स्ट लिंक आया होगा paramilitrynews.in का। ज्वाइनिंग टाइम जेटी CAPF जवानों के लिए ज्वाइनिंग टाइम के लिए नियम। ये नियम क्या है, इसे समझने के लिए हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे हम सीधे इस पेज के ऊपर आ जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे CAPF जवानों के लिए ज्वाइनिंग टाइम के लिए क्या नियम है, ट्रांसफर होने पर ज्वाइनिंग के लिए कुछ खास रूल जो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। क्या क्या रूल है, चलिए हम इसे आगे समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ है। अगर आप पूरा नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप जिस मैटर को समझना चाहते हैं उसे आप उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आपको वहीं पे लेके वो चला जाएगा। सबसे पहले है जेटी आप पर कब लागू होते हैं। दूसरा है ज्वाइनिंग टाइम जेटी के लिए किस परिस्थिति में कितना समय मिलता है। ज्वाइनिंग टाइम के लिए मुख्यालय से गणना, पुराने हेडक्वार्टर से नए हेडक्वार्टर की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। ज्वाइनिंग टाइम के बढ़ने के नियम, किस परिस्थिति में ज्वाइनिंग टाइम बढ़ सकता है। और लास्ट है ज्वाइनिंग टाइम के लिए कुछ विशेष नियम व शर्तें जो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं और इस पूरे मैटर को समझते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं आप कि ज्वाइनिंग टाइम आप पर कब लागू होते हैं। सबसे पहले है जब आप पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नए जगह पर या तो प्रमोशन होकर या उसी रैंक पर ज्वाइन करने के लिए जाते हैं, यानी जब आपका सामान्यतः ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह। दूसरा है कि अगर एक जगह पर कर्मचारियों या जवानों की अधिकता हो और ऐसी परिस्थिति में उसे दूसरे जगह पर ट्रांसफर किया जाता है, तब भी आप ज्वाइनिंग टाइम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आगे आप देख सकते हैं अगर आपकी तैनाती एक दुर्गम इलाके में है और आप छुट्टी पर अपने घर जाते हैं या आपका घर दुर्गम इलाके में है, तो आपको उस जगह से छुट्टी जाने के लिए एक कैलेंडर साल में एक बार ज्वाइनिंग टाइम का आप उपभोग कर सकते हैं। ये कुछ शर्तें हैं जिसे पालन करके आप भी अधिक ज्वाइनिंग टाइम का उपभोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पे जाके इसको पूरा जो भी कैलकुलेशन है उससे आप समझ सकते हैं। चलिए हम अभी चलते हैं मेन मुद्दे पे। सबसे पहले है कि जब आपका ट्रांसफर होता है तो अलग अलग स्टेशन के लिए दूरी के अनुसार ज्वाइनिंग टाइम का नियम है। क्या क्या नियम है, चलिए उसको हम समझते हैं। सबसे पहला कंडीशन है सेम स्टेशन। अगर सेम स्टेशन के अंदर ही या ऐसे जगह ज्वाइन करना हो जहां से आपको अपना रेसिडेंस नहीं बदलना पड़े, यानी अपने पुराने रेसिडेंस से ही जाना पड़े, तो ऐसे परिस्थिति में केवल एक दिन ही ज्वाइनिंग टाइम मिलने का नियम है। आपका ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह हुआ लेकिन आपका वो बाइक से डिस्टेंस है या बिल्कुल ऐसी जगह है जहां से आपको रेसिडेंस बदलने की जरूरत नहीं है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में आपको सिर्फ एक दिन का ही ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। दूसरा है वन स्टेशन टू अनदर। अगर ट्रांसफर होने पर रेसिडेंस नहीं बदलना पड़े तो केवल एक दिन ही ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। अगर ट्रांसफर होने पर रेसिडेंस भी बदलना पड़े तो ज्वाइनिंग टाइम की गणना आपके पुराने मुख्यालय से नए मुख्यालय की दूरी के अनुसार होगी, जो इस प्रकार है। क्या क्या है, चलिए उसको हम देखते हैं। पहला है अगर आपके पुराने मुख्यालय से नए मुख्यालय की दूरी 1000 किलोमीटर या उससे कम है तो सामान्य स्थिति में 10 दिनों का ज्वाइनिंग टाइम दी जाती है। परंतु यहाँ पे दे रहा है कि अगर आपके पुराने मुख्यालय से नए मुख्यालय के जाने के दौरान 200 किलोमीटर की दूरी बस से लगातार सफर करना हो तो ऐसी स्थिति में 12 दिनों की ज्वाइनिंग टाइम आपको दी जाएगी। या ये चीज आप ध्यान दे लीजिएगा कि अगर आपका जो जर्नी है जिसमें 200 किलोमीटर से अधिक आपको बस से ट्रेवल करना पड़े, बाय रोड ट्रेवल करना पड़े, तो ऐसी स्थिति में जहां सामान्यतः 10 दिन मिलता है वहां आपको 2 दिन एक्स्ट्रा यानी कि 12 दिन की ज्वाइनिंग पीरियड दे होगी। आगे देखिए अगर आपके पुराने मुख्यालय से नए मुख्यालय की दूरी 1000 किलोमीटर से अधिक और 2000 किलोमीटर या उससे कम है
तो समान स्थिति में 12 दिनों का ज्वाइनिंग टाइम दी जाएगी, यानी 12 दिन आपको नॉर्मल मिलेगा। परंतु अगर आपके पुराने मुख्यालय से नए मुख्यालय जाने के दौरान 200 किलोमीटर की दूरी बस से लगातार सफर करना हो, तो ऐसी स्थिति में ज्वाइनिंग टाइम का समय 15 दिन होगा। आप समझ सकते हैं, मतलब इन परिस्थितियों में आप अधिक ज्वाइनिंग टाइम का उपभोग कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि अगर आपके पुराने मुख्यालय से नए मुख्यालय की दूरी 2000 किलोमीटर से अधिक है, तो सामान्यतः आपको 15 दिनों का ज्वाइनिंग टाइम दी जाएगी। अगर 2000 से अधिक है तो आपको 15 दिनों का जेटी मिलेगा। अगर आपके पुराने मुख्यालय से नए मुख्यालय जाने के दौरान 200 किलोमीटर की दूरी बस से लगातार सफर करना हो, तो ऐसी स्थिति में ज्वाइनिंग टाइम का समय आगे नहीं बढ़ेगा और सिर्फ 15 दिनों की ही होगी। परंतु अगर आपने यह सफर हवाई यात्रा के रूप में किया है, तो यह जेटी का समय सिर्फ 12 दिनों की ही होगी। मतलब आप मैक्सिमम 15 दिनों का ही ज्वाइनिंग टाइम अवेल किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। लेकिन जहां आपको 15 दिन मिल रहा है और उस यात्रा को आप बाय एयर हवाई यात्रा के जरिए पूरा किए हैं, तो इस परिस्थिति में आपको 12 दिनों की ही ज्वाइनिंग समय दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक बात है कि 15 दिनों की ज्वाइनिंग टाइम आपको किस किस परिस्थिति में मिलेगा। अगर स्टेशन जो स्थान है दूर दराज क्षेत्र में है, तो ऐसी स्थिति में ऊपर दिए गए समय से अधिक ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। यानी ऐसा दुर्गम इलाका है जहां पे आने जाने की सुविधा कम है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको 15 दिनों का ज्वाइनिंग टाइम दिया जा सकता है। चलिए आगे हम समझते हैं ज्वाइनिंग टाइम के लिए मुख्यालय की गणना। मुख्यालय की गणना कैसे होगी, चलिए हम उसको देखते हैं। सरकारी कर्मचारी के ट्रांसफर पर ज्वाइनिंग के लिए समय की गणना से सभी स्थितियों में सिर्फ पुराने मुख्यालय से की जाएगी। सबसे पहले सरकारी कर्मचारी अपने मुख्यालय के अलावा किसी अन्य स्थान पर ऑर्डर प्राप्त करता है, तब भी उसकी गणना पुराने मुख्यालय से होगी। जहां पुराने पद का प्रभार मुख्यालय के अलावा किसी अन्य स्थान पर सौंपा गया हो, तब भी उसकी गणना पुराने हेडक्वार्टर से होगी। जहां दौरे के दौरान मुख्यालय को दौरे के स्टेशन पर ही बदल दिया जाता हो, जहां अस्थायी ट्रांसफर को अस्थायी ट्रांसफर में परिवर्तित कर दिया गया हो, तो ऐसी परिस्थिति में आपको पुराने मुख्यालय से उस चीज का जो जेटी का गणना किया जाएगा। आगे आप देखिए कि जेटी किस किस परिस्थिति में बढ़ सकता है। ज्वाइनिंग टाइम को अधिकतम 30 दिनों तक डिपार्टमेंट के प्रमुख के द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है। 30 दिनों से अधिक बढ़ाने के लिए भारत सरकार से संबंधित विभागाध्यक्ष के द्वारा निहित नियम निर्देश शर्तों के तहत ही स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। आप 30 दिन तक का भी जेटी यूज कर सकते हैं, लेकिन उस परिस्थिति में आपको अपने जो आपका जो डिपार्टमेंट का आपका हेड है उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और जो भी रूल होगा उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको परमिशन देंगे। तो ये है एक ओवरव्यू था। चलिए आगे कुछ और देख लेते हैं। ज्वाइनिंग टाइम के लिए कुछ विशेष नियम वो शर्तें कि अगर आप ज्वाइनिंग टाइम उपभोग नहीं कर सकते हैं और वो अनयूटिलाइज्ड रह जाता है, या आपका ट्रांसफर हुआ और आप एक जगह से दूसरे जगह पे बिना जेटी काटे ही ज्वाइन कर लेते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो आपकी ज्वाइनिंग टाइम का जो पीरियड है, जितना भी आपको मिलना था, वो आपके ईएल में जमा हो जाएगा। जो आपकी छुट्टी डिपॉजिट होती है उसमें आपकी छुट्टी जमा हो जाएगी। जो आपका ज्वाइनिंग टाइम है वो आपको सीएल के साथ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये कुछ हैं दिशा निर्देश जिसको आपको पालन करना जरूरी है। तो ये एक जेटी के लिए एक नियम था जो भारत सरकार की जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ये तैयार किया गया था। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप और आगे क्या जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कमेंट में लिखें। हम उस पर वीडियो लाने का प्रयास करेंगे और हर वो चीज आपको बताएंगे जो आपके लिए और आपके बेनिफिट्स के लिए मैटर करती है। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।